नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। जी हाँ दोस्तों, दिन भर की स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारों में क्या हुआ, इस बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ को लेकर। बीआरओ ने देश के बाकी हिस्सों से पंजाब के कासोवाल इनक्लेव को जोड़ने के लिए रावी नदी पर निर्धारित समय से काफी पहले ही एक नए स्थायी पुल का निर्माण करते हुए इसे इस्तेमाल करने के लिए खोल दिया है। लगभग 35 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र इससे पहले सीमित भार क्षमता वाले पंतून पुल के माध्यम से जुड़ा था। ये पंटून पुल हर साल मानसून से पहले ही ध्वस्त हो जाता था या फिर नदी की तेज धाराओं में बह जाता था। इसके कारण मानसून के दौरान नदी के पार की हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि किसानों के द्वारा उपयोग में नहीं लाई जा सकती थी। स्थानीय आबादी और सेना के लिए इनक्लेव से सभी मौसमों में संपर्क बनाए रखने के लिए 1,70,000 अस्थायी पुल की आवश्यकता थी। सीमा सड़क संगठन ने एक ही स्थायी पुल के माध्यम से इस अवधारणा को पूरा करने की योजना बनाई। 484 मीटर का ये पुल प्रोजेक्ट चेतक K49 सीमा सड़क कार्यबल के 141 ड्रेन मेंटेनेंस कॉय के द्वारा निर्मित किया गया है। आपको बता दें कि इस पुल पर जो लागत आई है वो करीबन 17.89 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसमें 30.25 मीटर लंबाई के 16 सेल हैं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो आ रही है भारतीय सुरक्षा बलों को लेकर। कोरोना वायरस के संकट के बीच सुरक्षा बलों के लिए नए हथियार अधिग्रहण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। तीनों सेनाओं से कहा गया है कि कोविड-19 से उपजी परिस्थिति को सामान्य होने तक नए हथियारों का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के द्वारा कहा गया है कि सैन्य मामलों के विभाग द्वारा एक पत्र लिखा गया है जिसमें देश में कोविड-19 की स्थिति सामान्य होने तक सुरक्षा बलों को अपने नए हथियार अधिग्रहण प्रक्रियाओं पर रोक लगाने के लिए कह दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि सुरक्षा बलों को अलग अलग चरणों में जारी अधिग्रहण प्रक्रिया को रोकने के लिए कहा गया है। इस समय अपने साजो सामान के आधुनिकीकरण के लिए सुरक्षा बल हथियार अधिग्रहण के विभिन्न स्तरों पर हैं। भारतीय वायुसेना फ्रांस को 36 राफेल विमान का भुगतान करने की प्रक्रिया में है और उसे रूस को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए भी भुगतान करना है। भारतीय सेना को अमेरिका और रूस सहित विभिन्न देशों से टैंक, आर्टिलरी गन और असॉल्ट राइफलें भी खरीदनी है, जबकि नौसेना ने हाल ही में अमेरिका से 24 मल्टी रोल चॉपर खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में काफी पैसा खर्च कर रही है। सरकार महामारी के प्रकोप के चलते कई करोड़ लोगों को खाना भी खिला रही है। यानी कि दोस्तों इस चाइनीज वायरस की वजह से अब भारतीय सशस्त्र बल नए हथियारों की खरीद नहीं कर सकते हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है जम्मू और कश्मीर को लेकर। आपको बता दें कि पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद बंद रहे कश्मीर में 6 महीनों के दौरान सुरक्षा बलों को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना लॉकडाउन के 28 दिनों में उठाना पड़ा है। 25 मार्च से लगे लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने में लगे सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले बढ़ चुके हैं। इस दौरान कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में करीब 18 वारदातें हुई हैं। पिछले 13 दिनों में कश्मीर घाटी में आतंकी हमलों में 10 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि इस अवधि में 18 आतंकी भी मारे गए हैं। दूसरी ओर अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद 6 महीने में सुरक्षा बल के 5 जवान शहीद हुए थे, जबकि 30 से 40 आतंकी मारे गए थे। दरअसल इस समय कश्मीर घाटी में तैनात सुरक्षा बल लॉकडाउन से भी जूझ रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में इस समय सबसे अधिक कोरोना वायरस के मामले कश्मीर संभाग में मिले हैं। आतंक के गढ़ कहे जाने वाले बांदीपोरा, शोपिया, अनंतनाग और बारामूला में कोरोना के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। यहाँ लोगों को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, जबकि आतंकी इसकी आड़ में सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। अगली खबर की अगर बात करते हैं तो वो आ रही है सिक्किम को लेकर। दोस्तों सिक्किम के पर्यटन मंत्री BS पंत ने कहा है कि नाथुला दर्रे के माध्यम से भारत और चीन के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीमा व्यापार इस साल नहीं होगा। नाथुला दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार मई में शुरू होने वाला था, जबकि इसी मार्ग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा जून में शुरू होने वाली थी। विदेश मंत्रालय हर साल 2 अलग अलग रास्तों यानी कि लिपुलेख दर्रा यानी जो कि उत्तराखंड में है और नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम है उसके माध्यम से यात्रा का आयोजन करती है। कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है। यात्रा हर साल सैकड़ों लोगों के द्वारा की जाती है। पंत ने बुधवार को संवाददाताओं से ये भी कहा कि सरकार ने केंद्र सरकार को अपने फैसले के बारे में सूचित करा दिया है। भारत और चीन के बीच नाथुला सीमा व्यापार 2006 में 4 दशकों से अधिक के अंतराल के बाद फिर से शुरू हुआ था। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2 साल पहले शुरू हुई थी। सिक्किम के पर्यटन को कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व खो दिया है। कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर मार्च के पहले सप्ताह में राज्य में घरेलू और विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध के कारण ये जो राजस्व था उसको नुकसान पहुंचा है। यानी कि दोस्तों इस साल शायद ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो पाएगी। अगली खबर की बात करते हैं तो वो चीन को लेकर आ रही है।
चीन की मीडिया आउटलेट्स में बताया गया है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने FTC 2000G लाइट फाइटर खरीदा है, जो अफ्रीका के बाहर लड़ाकू जेट के लिए पहला विदेशी ग्राहक बन गया है। कॉन्ट्रैक्ट को कथित रूप से जनवरी 2021 में शुरू होने की उम्मीद के साथ ही जनवरी में ही इस पर साइन कर दिए गए थे। JL-9 के रूप में भी इसे जाना जाता है। इस फाइटर को 2000 के दशक के मध्य में सेवा में प्रवेश में किया गया और वर्तमान में सूडानी वायुसेना के साथ साथ ये चीन की बेड़े में भी शामिल है। FTC 2000G ने मूल FTC 2000 फाइटर के मुकाबले मल्टी रोल क्षमताओं में सुधार किया है और ये PL-8 और PL-9 मिसाइलों सहित हवा से हवा और हवा से लेकर ग्राउंड मून टाइप तक की रेंज ले जाने में सक्षम है। फाइटर एक पल्स डॉपलर रडार, एक हेड अप डिस्प्ले और एक कंप्लीट ग्लास कॉकपिट से इंटीग्रेटेड है और इसकी कम परिचालन लागत इसका सबसे बड़ा फायदा है। विमान बहुत ही हल्के लड़ाकू जेट विमानों की 3 श्रेणियों में से एक है। आपको बता दें कि JL-9 मुख्य रूप से चीन की स्वयं की वायुसेना में एक ट्रेनर के रूप में काम करता है, लेकिन बोट मिशन की एक श्रृंखला को पूरा करने में ये सक्षम है। लड़ाकू क्षमता के मामले में लड़ाकू प्रशिक्षकों के बीच विमान को दुनिया में 3रा स्थान दिया गया था। कंबोडिया और म्यांमार को FTC 2000G के लिए प्रमुख संभावित ग्राहकों के रूप में भी रेखांकित किया गया है। आपको बता दें कि कंबोडिया का काफी कम सैन्य बजट है, लेकिन एक लड़ाकू क्षमता विकसित करने के लिए विमान रखने में वो अपने आप को एक कदम आगे देखता है। थाईलैंड और लाओस चीनी हथियार के अन्य प्रमुख ग्राहक हैं। हालांकि उन्होंने दक्षिण कोरियाई T-50 और रूसी याक 130 के लिए आदेश दिए हैं, जो FTC 2000G के समान भूमिकाएं निभाते हैं। ये संभावना भी बनी हुई है कि चीनी जेट का निर्यात पूरी तरह से नए ग्राहकों के लिए किया गया है। संभवतः आपको बता दें कि मलेशिया या फिर फिलीपींस, जो दोनों हैं, वे अपने हवाई बेड़े को आधुनिक बनाने में रुचि व्यक्त कर रहे हैं और हाल के दिनों में इनके चीन के साथ संबंधों में भी सुधार हुआ है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर मलेशिया और फिलीपींस भी चीन के साथ जा सकते हैं इस फाइटर को लेकर। आपको बता दें कि मलेशिया ने हमारे तेजस विमान को सेलेक्ट किया था। अगर ऐसे में अगर FTC 2000G मलेशिया को पसंद आता है तो यहाँ पे शायद HAL को एक धक्का लग सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। यहाँ पर अगली खबर की बात करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से जुड़े कुछ सोशल मीडिया संदेशों में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना साधते हुए पाया गया है। बुधवार को सरकार को सौंपे गए एक असेसमेंट के दौरान इस प्रयास का उद्देश्य सोशल मीडिया पर विशेष रूप से खाड़ी देशों में भारत विरोधी भावना को उत्पन्न करना है। साथ ही ये प्रचार करना है कि भारत इस्लामोफोबिया का देश है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान असल में PM मोदी पर हमला करके खाड़ी में भारत और उसके एक करीबी सहयोग के बीच दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसने मध्य पूर्व के साथ भारत के संबंधों को गहरा करने के लिए भारी निवेश किया है। अभी हाल ही में नॉर्थ ब्लॉक के द्वारा मूल्यांकन किया गया कि पाकिस्तान और खाड़ी देशों में ट्विटर हैंडल की एक लंबी सूची भी शामिल है, जो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जा रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में ट्विटर पर शेम ऑन मोदी, वहीं एक दिन पहले चाउस इन इंडिया पाकिस्तान से ट्रेंड कराया गया था। दोस्तों, कितनी शर्म की बात है कि पाकिस्तान के यहाँ लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, बेचारे वहाँ पर वैसे ही मर रहे हैं। कोरोना वायरस से कोई संभावित प्रयास भी नहीं किया जा रहा है पाकिस्तानी सरकार के द्वारा, लेकिन फेक प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ चलाए जा रहे हैं ताकि भारत और खाड़ी देशों के बीच में दूरियां बढ़ सके और खाड़ी देश भारत में इन्वेस्टमेंट ना कर सके। यानी कि एक चाल के तहत पाकिस्तान साइबर वॉर भारत के खिलाफ खेल रहा है। दोस्तों, इस साइबर वॉर के खिलाफ आपका क्या कहना है? आप जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। अगली खबर की बात करते हैं तो वो ईरान और अमेरिका को लेकर आ रही है। ईरान ने कहा है कि उसने एक मिलिट्री सैटेलाइट नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने इसकी जानकारी दी है, लेकिन ईरान के इस दावे की स्वतंत्र रूप से कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन किया है और उसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। माइक पोम्पियो के बयान के पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके जानकारी दी थी। उन्होंने अमेरिकी नौसेना को निर्देश दिया है कि अगर ईरानी गन बोट्स अमेरिकी जहाजों को परेशान करें तो उन्हें मार गिराया जाए और नष्ट कर दिया जाए। एक सप्ताह पहले अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान के नौसैनिक जहाजों ने अमेरिकी नौसेना और कोस्ट गार्ड के जहाजों को लगातार परेशान किया था। अमेरिकी नौसेना का कहना था कि ईरान के जहाज कई बार बहुत तेज गति से उनके जहाज के काफी करीब आ जाते हैं। दूसरी ओर ईरान का आरोप है कि अमेरिका हॉलीवुड की तरह इन घटनाओं का ब्यौरा देता है। यानी कि दोनों देश एक तरह से छद्म युद्ध कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रॉक्सी वार चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में। यानी कि दोस्तों, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि दोनों युद्ध करना भी नहीं चाहते और उस कावे वाली भावना यहाँ पर दोनों तरफ से देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, सवाल या आपका कोई भी मुद्दा आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।